गुड आफ्टरनून। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट पढ़ा था। कौन सा था? इतिहासवाद एवं कार्ल मार्क्स। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा कि उनकी विशेषताएं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं कल हम लोगों ने पढ़ा। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर हिगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में क्या बताया है, इनके बारे में सब हम लोगों ने कल अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य तथा महत्व। क्या पढ़ेंगे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य तथा महत्व, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उद्देश्य पढ़ना आज हमें और महत्व पढ़ना है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है, पहला उद्देश्य उनका यह था कि समाज की अनिवार्यता। पहला क्या था? समाज की अनिवार्यता, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था में निहित विभिन्न दोषों के कारण अतीत में, यानी कि पहले अतीत में दासों का, जो दास थे यानी कि जो निम्न स्तर के लोग थे, जो दास थे, उनका शोषण करने वाले मालिकों और सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। यानी कि इसमें यह बताया गया है, कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो दोषों के कारण, यानी कि जो पहले के समय जो दास थे, वो जो नौकर थे, उनका क्या होता था? बहुत शोषण होता था, जिसका क्या हो गया? शोषण जो करते थे मालिक, उनका सामंतवादी व्यवस्था, यानी सामंतवाद जब आया तब क्या हो गया? उस समय उसका क्या हो गया? अंत हो गया। किसका? जो पूंजीपति, जो मालिक थे, वह क्या किए? जो दासों पे, यानी कि जो निम्न स्तर के लोग थे, उन पे जो शोषण करते थे, उन पे क्या किया? जो सामंतवाद जब आई व्यवस्था, तो उनका क्या किए? अंत कर दिए। समाजवाद जो व्यवस्था है, फिर जब इसका सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया, जब उसके बाद क्या हुआ? समाजवाद जो व्यवस्था था, इसकी स्थापना होना आवश्यक था। यानी कि जो समाज, यानी हमें क्या करना है? समाज की अनिवार्यता बतानी है कि समाज क्यों आवश्यक है, क्यों ये अनिवार्य किया गया कि समाज में लोगों को रहने के लिए। यानी समाज में देखिए, निम्न स्तर के भी लोग होते हैं और उच्च स्तर के भी लोग होते हैं। तो इसलिए पहले शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, उन पे ज़्यादा शोषण किया जाता था, और जो पूंजीपति थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था। लेकिन क्या है कि समाज में दोनों लोग रहते हैं, एक निम्न स्तर के भी लोग समाज में रहते हैं और उच्च स्तर के भी लोग समाज में रहते हैं। तो इन दोनों को रहने का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए क्या किया गया? सामंतवादी व्यवस्था का अंत किया गया और समाजवाद जो व्यवस्था है, उसकी स्थापना करना निश्चित किया गया। देखिए, कार्ल मार्क्स ने आगे इसमें बताया है कि जिससे क्या हो गया? सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को पर क्या हो गया? जो सर्वहारा वर्ग हैं, उनका अधिकार होना, मतलब उनका अधिकार होगा। सर्वहारा वर्ग वह होते हैं जो क्या होते हैं? जो पूंजीपतियों के नीचे काम करते हैं, यानी कि उनके अंडर में काम करते हैं, वह होते हैं सर्वहारा वर्ग। जैसे कि वर्गों का 3 व्याख्या किया गया, एक उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। अधिकतर 2 स्तरों का ज़्यादा वर्णन होता है, एक उच्च स्तर का, एक निम्न स्तर का। वैसे ही यहाँ पे जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, यानी किसी के मतलब किसी के निगरानी में या कार्य करना, यानी उसी के आगे मतलब काम करना, यानी कि जो मेन पूंजीपति जो होते हैं, उनके साथ कार्य करना क्या है?
सर्वहारा व्यक्ति लोग करते हैं, यानी कि ये निम्न स्तर के लोग होते हैं। सेकंड आता है इसमें आपका, सेकंड जो है परिवर्तन की अनिवार्यता। किसकी अनिवार्यता? परिवर्तन की अनिवार्यता। देखिए इसमें समाज की अनिवार्यता बताया है और इसमें परिवर्तन की अनिवार्यता बताया है कि किसमें, द्वंदात्मक भौतिकवाद में समाज की भी अनिवार्यता है, ताकि समाज में क्या हो सके, दोनों तरह के सभी लोगों को एक समाज में, सभी लोगों को रहने का पूर्ण मतलब अधिकार है कि वो सभी लोग क्या करें, सभी लोग आराम से रहें समाज में। देखिए इसी क्रम में दूसरा जो है आपका परिवर्तन की अनिवार्यता। देखिए किसी भी चीज़ में क्या होता है, समाज में परिवर्तन जो होता है वह क्या है, अनिवार्य होता है। क्योंकि जब समाज में किसी चीज़ का जब शोषण होता है, किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी उसमें चेंजिंग लाने के लिए हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। इसी में कार्ल मार्क्स ने बताया है, कार्ल मार्क्स ने बताया कि परिवर्तन की अनिवार्यता में कि जो परिवर्तन होता है वह समाज का एक क्या है, अनिवार्य नियम है। क्या है, अनिवार्य नियम है। यह नियम क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब हम क्या, जो नियम इसलिए बनाया गया ताकि क्या, श्रमिक जो होते हैं, श्रमिक जो है उनको श्रमिक को अपने वर्तमान शोषण से चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ कार्ल मार्क्स ने बताया है कि जब समाज में जो परिवर्तन का जब नियम बना दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो श्रमिक होंगे वह जो उस समय, जो वर्तमान समय में जो उनके साथ शोषण हो रहा है, वह उससे क्या होंगे, चिंता, जो उनको चिंता, जो चिंता करते हैं लोग, उससे क्या हो जाएंगे, वो चिंता विहीन हो जाएंगे, यानी कि वह चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं वह क्या हो जाएंगी, वह दूर हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, और ये चीज़ें क्यों आवश्यक होती हैं या किस दशा में होती है, भौतिक दशाओं के बीच होने वाली जो वर्ग विहीन समाज है, क्या है, जब ये आवश्यकता, जो उनकी जो वर्तमान शोषण की जो चिंता होती है, जब इन्हें मतलब जो आवश्यकता होती है, जब यह दूर होने के लिए दूर किया जाता है, तो क्या होता है, किस कंडीशन में किया जाता है, भौतिक दशाओं के बीच किया जाता है, ताकि क्या हो सके, समाज में वर्ग विहीन, वर्ग रहित समाज का एक नया समन्वय स्थापित हो सके। क्या हो सके, वर्ग रहित समाज का एक नया समन्वय स्थापित हो सके, जो क्या करे, पहले की दशाओं से उच्चतर होगा। यानी कि जो पहले की दशा है, यानी कि जिन चीज़ों को हम झेलते हैं, यानी कि जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हट के उसका निदान करके हमारी जो दशा है, यानी श्रमिकों की जो दशा रहती है, वह क्या हो जाएगी, वह उच्चतर हो जाएगी, यानी कि पहले से बेटर हो जाएगी। और यह किसके लिए क्या होता है, जिससे क्या हो जाएगा, जो सर्वहारा वर्ग हैं उनका शोषण कोई नहीं कर सकेगा। यानी कि जो पूंजीपति हैं उनके द्वारा क्या होगा, सर्वहारा, यानी कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो श्रमिक आते हैं, उनका क्या हो सकता है, कोई भी शोषण नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगली बिंदु है, अगला इसका उद्देश्य है कि जो कार्ल मार्क्स ने बताया कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का जो अगला उद्देश्य है वह यह बताया गया कि वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। वर्ग संघर्ष यानी कि जो दो वर्ग होते हैं, एक निम्न वर्ग एक उच्च वर्ग, इन दोनों के बीच किस प्रकार से संघर्ष होता है, यानी कि दोनों में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, किस प्रकार से संघर्ष होता है, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स ने बताया कि प्रत्येक युग में होने वाले, यानी कि जितने भी युग आते हैं उन सभी युगों में क्या है, वर्ग संघर्ष, होने वाले वर्ग संघर्ष से समाज की तुलना में अधिक अच्छा बना है। यानी कि जो इस समय का जो समाज है, यानी कि जो पहले का जो युग था उसमें होने वाला, यानी कि जो उसमें वर्ग संघर्ष जो पहले होता था, उसमें क्या है, उस समाज से पहले की तुलना से अच्छा है। यानी कि इस समय जो भी वर्ग संघर्ष है वह क्या है, पहले की तुलना में अच्छा है।
जो पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों के कारण, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि धन से संबंधित, अधिकतर इसमें देखिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, धन से लेके संबंधित जोड़ते रहते हैं कि पूंजी यानी कि कारोबार होता है, ठीक, और भी चीज़ें होती हैं उससे संबंधित, उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं लोग पूंजीवाद से जोड़ते हैं। इस व्यवस्था के दोषों के कारण इस व्यवस्था में क्या किया जाता है, वर्ग संघर्ष किया जाता है। वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, यानी कि जब हम दो वर्गों के बीच जब कभी भी तुलना करेंगे तो क्या होगा, जब कभी तुलना करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा। जब कभी निम्न जाति के लोगों पे मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि अत्याचार करना या उनका शोषण जब होता है तो क्या होगा, जब उच्च जो जाति के उच्च वर्ग के लोग जब निम्न वर्ग पे शोषण करते हैं तो क्या होता है, तब उनके बीच वर्ग संघर्ष होता है। कुछ कारण के वजह से भी होता है, जिसके लिए क्या होता है, हमें इस व्यवस्था में क्या करना पड़ता है, मतलब कि वर्ग संघर्ष करना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना अधिकार चाहिए, वह उनको अपना अधिकार चाहिए ताकि वह क्या कर सके, किसी अपने हक के लिए जो भी उनका अधिकार है उसे पाने के लिए वो क्या करें, स्वतंत्र तरीके से किसी भी कार्य को कर सकें, चाहे वह निम्न वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के लोग हैं। दोनों लोगों को क्या करना है, कोई भी जो कार्य करेंगे उसे वह स्वतंत्र रूप से करेंगे। इसीलिए क्या किया गया, कहा कार्ल मार्क्स ने कि इसमें क्या है, कि इसमें वर्ग संघर्ष अनिवार्य है, जिससे क्या हो सकता है, जो सर्वहारा वर्ग है उसके हितों की रक्षा हो सके। यानी कि जब हम क्या करेंगे, वर्ग संघर्ष यानी कि दोनों वर्गों को हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने से क्या होगा, जब दोनों को उसके अधिकार को बता देंगे, उनके कार्य को बता देंगे, उनके कर्तव्य को, तो वह क्या करेंगे, स्वतंत्र तरीके से अपने कार्यों को करेंगे, ठीक। और क्या होगा, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वह क्या करेंगे, निम्न वर्ग के लोगों पे यानी कि सर्वहारा व्यक्तियों पे क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं करेंगे, ठीक। और उससे क्या होगी, वह उनके लिए अच्छा होगा, उनके लिए रक्षा की जाएगी। यानी कि उनके ऊपर किसी भी, जैसे होता है ना कि यहाँ पे अत्याचार का मतलब, अगर हम अपना अनाज कम किस्तों में अगर पूंजीपतियों को देते हैं तो क्या होगा, वह क्या करते हैं, जबरदस्ती कार्य को करवाते हैं और कम रेट में ही क्या करते हैं उस चीज़ को, मतलब जो उनका जो सामान होता है, उसको क्या करते हैं वो लोग, मान लीजिए कोई अनाज है, उसको अगर हम देते हैं, मान लीजिए कोई पूंजीपति है, वह क्या करता है, श्रमिकों का जो अनाज होता है उसको कम पैसे में ले लेता है, और वो जो निम्न व्यक्ति है वह कुछ कर भी नहीं सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब वह इस चीज़ से जूझते थे तो जूझने के साथ साथ उनको दिक्कत होती थी। द्वंदात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य बता रही हूँ मैं आपको, कि कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य को क्या क्या बताया, कि कौन कौन से उसके उद्देश्य थे। देखिए, मेन चीज इसमें क्या करना था, वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता क्यों थी, यानी कि दोनों में अलगाव करने की क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि मेन चीज ये था कि जो वर्ग सर्वहारा व्यक्ति थे, मेन चीज उनके हितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए वर्ग संघर्ष का होना क्या था, अनिवार्य था। नेक्स्ट है क्रांति का औचित्य। नेक्स्ट है क्रांति का औचित्य। देखिए, इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है कि क्रांति के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, समाज से धनी और निर्धन जो व्यक्ति हैं, इनमें जो भेद यानी कि जो अंतर है उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि समाज में ये तुलना बहुत देखी जाती है कि वो धनी व्यक्ति हैं, वो गरीब व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, निर्धन व्यक्ति हैं तो उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करिए। तो ये दो तरह की जो सोच है, इसको भी क्या करना है, जो भेद है उसको समाप्त करना था, किसमें, एक क्रांति के वजह से। यानी कि इसमें बताया गया, कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज में जो दो तरह के व्यक्ति हैं, धनी और निर्धन, इन दोनों में जो अंतर है उसको समाप्त करना था, और इसी की सहायता से क्या करना था, वर्ग रहित, कौन सा, एक वर्ग रहित समाज की स्थापना किया जा, मतलब इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, एक वर्ग रहित समाज की स्थापना कर सकते हैं।
देखिए आगे है नेक्स्ट, देखिए दिया है इसका पांचवा है पॉइंट, यानी कि पांचवा उद्देश्य जो है वह है श्रमिकों का संगठित होने की प्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कि श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा देना। ये है आपका पांचवा पॉइंट। पांचवा उद्देश्य था किसका? कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो पांचवा ये उद्देश्य था, इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है कि सर्वहारा वर्ग संगठित होकर इस व्यवस्था का विरोध करें तो क्या होगा? विरोध करें तो धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर अधिकार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सर्वहारा व्यक्ति का। यानी कि जो सर्वहारा वर्ग हैं, अगर वह क्या हो? संगठित होकर, यानी कि एक साथ मिलकर अगर इस व्यवस्था पे क्या करें, इस व्यवस्था का विरोध करें, तो धीरे धीरे क्या हो सकता है? संपूर्ण समाज में जो आर्थिक व्यवस्था है उस पे वह क्या करेंगे? अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्राप्त कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा व्यक्ति का अधिनायकवाद, यानी कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? जब इन लोगों को संगठित होकर कार्य करने को जब कहा, तो उनके संगठित होने के इस कार्य को देख के कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? सर्वहारा व्यक्ति वर्ग को एक अधिनायकवाद कहकर श्रमिकों को एक नई आशा का संचार किया। यानी कि जो सर्वहारा निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, उनमें क्या किया? एक नई ऊर्जा जो थी, एक नई आशा की जो किरण थी श्रमिकों में, उसका संचार किया। क्या कहकर? अधिनायकवाद कहकर उनको क्या किया? उनके अंदर एक नई किरण, यानी कि जो एक जुनून होना चाहिए, एक आशा होनी चाहिए जो उनके अंदर, उसका उन्होंने क्या किया? संचार किया। जिससे उन्हें क्या हुआ? जिससे उन्हें संगठित होकर शोषण का विरोध करने की प्रेरणा मिली। क्या मिली? संगठित होकर शोषण का विरोध करने की प्रेरणा मिली। यानी कि आप लोग जानते ही हैं एक उदाहरण कि एकता में बल होती है। सेम चीज यहाँ पे वही चीज कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, यानी कि सर्वहारा व्यक्ति जो वर्ग के लोग हैं, उनको क्या कहा कि एकता में बल, यानी कि यदि हम क्या करेंगे, अगर एकजुट होकर अगर हम किसी कार्य को करें तो क्या होगा? हम किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। ठीक, इसीलिए और ये भी चीज़ है कि उनको, अगर जो व्यक्ति कोई किसी कार्य को करने में डर रहा है, यदि हम उसको उम्मीद जगाएं, उसको प्रोत्साहित करें, तो क्या होगा? वह व्यक्ति, उसके अंदर एक नई आशा की किरण जगेगी और क्या करेगा? वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से सुचारू तरीके से करेगा, बिना किसी हिचकिचाहट के करेगा। तो वैसे ही सर्वहारा व्यक्ति जो वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया? एक संगठित होकर जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था जो थी, उसको उन्होंने क्या किया? उस पे अधिकार जमाया। यानी कि उसके प्रति उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे उसके प्रति जो क्रांति थी उसको उन्होंने फैलाया, जिसके कारण क्या हुआ? उन्हें एक आशा की किरण मिली और जो उनका पूर्ण अधिकार था अर्थव्यवस्था पे, वह उन्हें प्राप्त हुआ। और इसी के चलते क्या हुआ? उन्हें संगठित होकर, यानी कि एकजुट होने का, एक साथ मिल के रहने का जो साहस मिला कि हमें एक साथ मिल के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शोषण, यानी कि कोई भी जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उससे लड़ने का उनको क्या मिलेगा?
प्रेरणा मिलेगी, यानी कि सीख मिलेगी। इसको कार्ल मार्क्स ने बताया है, किसमें? श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा, यानी कि मेन चीज संगठित यहाँ बताया कि संगठित होने से क्या होता है, एक साथ होने से क्या होता है। इस प्रकार की प्रेरणा कार्ल मार्क्स ने इस उद्देश्य के माध्यम से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दिया। अगला पॉइंट है इसी में, पूंजीपतियों की चेतावनी। पूंजीपतियों की चेतावनी। देखिए, इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया, इस उद्देश्य में कार्ल मार्क्स ने बताया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत ने पूंजीपतियों के लिए, किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी का कार्य किया। क्या किया? यानी कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत ने क्या किया? पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी का कार्य किया। यानी कि इसमें बताने का तात्पर्य यह है कि जो पूंजीपति थे वो क्या करते थे, वह उनकी ये सोच नहीं थी कि श्रमिकों का क्या किया जाए, शोषण के विरुद्ध जो चेतावनी देने का जो कार्य था, जो पूंजीपति सोच रहे थे कि श्रमिकों को हम क्या करेंगे, किसी प्रकार की चेतावनी देंगे जिससे वह क्या करेंगे, डर जाएंगे, ठीक, और वह क्या करेंगे, जो उनकी कार्य करने की जो परंपरा, मतलब जो हम निरंतर जो कार्य करते हैं, उस कार्यशैली में किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है, या उसमें उसमें उन्होंने कहा कि हम सुधार ला सकते हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसी नहीं हुई, सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन पूंजीपति इससे यह जरूर जान गए थे कि क्या है, यह उनके लिए एक चेतावनी बन गई कि यदि अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो नीचे जो श्रमिक हैं वह हमारे कार्य, मतलब वह हमारा कार्य नहीं करेंगे और वह कार्य को छोड़ भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि पूंजीपतियों की चेतावनी, यानी कि पूंजीपति जो थे वह क्या किए, उनके लिए यह चेतावनी बन गई। और देखिए, इसी के द्वारा क्या हुआ, इसी के ही द्वारा अनेक देशों के पूंजीपति, यानी कि जब इसको जब एक, जैसे होता है ना कि जब कोई एक पूंजीपति किसी कार्य को शुरू करता है तो विभिन्न देशों के लोग भी क्या करते हैं, इस चीज़ को जान जाते हैं, कि उसे डर जाते हैं कि मान लीजिए अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो श्रमिक हमारे यहाँ काम करते हैं, जो उनका कार्य है, वो उस कार्य को क्या करेंगे, रोक देंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, अनेक देशों में, यानी कि और भी देशों में जो पूंजीपति थे वह स्वयं श्रमिकों की दशा में सुधार करना आरंभ कर दिए। यानी कि इस जो एक पूंजीपति, यानी कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो पूंजीपति थे, यानी एक तरह से भारत के ही ले सकते हैं आप, कि जो यहाँ के पूंजीपति थे वह क्या किए, वह तो अपने में सुधार किए ही, लेकिन अन्य देशों के लोग भी क्या किए, इन पूंजीपतियों को देख के स्वयं में सुधार किए और वह सोचे कि श्रमिकों की, क्यों ना श्रमिकों की दशा में क्या किया जाए, सुधार कर दिया जाए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि पूंजीपति जो हैं वह सिर्फ पैसे लगा सकते हैं, कारोबार बना सकते हैं, लेकिन कार्य को नहीं कर सकते हैं। कार्य को करने के लिए निम्न वर्ग के लोगों की ही सहायता पड़ती है, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यदि किसी कार्य को करने के लिए अगर श्रमिक न रहे वहाँ पे, तो क्या होगा, वह कार्य प्रारंभ नहीं होगा, वह कार्य वहीं पे रुक जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये तो उनका उद्देश्य था, किसका, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य थे, जिसको कार्ल मार्क्स ने बताया है। आगे हम पढ़ेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। देखिए, कभी भी कोई भी कार्य जो होता है, अगर हम उस कार्य को करते हैं, तो अगर हर चीज़, कोई कार्य शुरू करते हैं तो बहुत लोग उसको प्रोत्साहन भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। तो वैसे ही कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ आलोचनाएं भी थी, कि जो की गई थी, जो इस प्रकार है। देखिए, इसमें पहला बताया गया है कि अंतर्विरोध से युक्त, पहला जो है
वह पहली आलोचना थी किसकी? द्वंदात्मक भौतिकवाद में कार्ल मतलब द्वंदात्मक भौतिकवाद की जो पहली आलोचना थी वह थी अंतर विरोध से युक्त होना। यानी कि जो उनका द्वंदात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत था वह किससे युक्त था? अंतर विरोध से युक्त था। जो क्या है? जिसमें प्रकृति के समान भौतिक पदार्थों के बीच के रूप में क्या है? द्वंद्व सदैव चलता रहता है। यानी कि जो द्वंद्व की जो प्रक्रिया है वह क्या होती है? हमेशा एक दूसरे में चलती रहती है। दोनों में किसके बीच? प्रकृति के समान भौतिक पदार्थों के बीच वाद और प्रतिवाद। किसके बीच? वाद और प्रतिवाद दोनों के बीच क्या होती है? चलती रहती है। जिसको कार्ल मार्क्स से अंतर विरोध के बीच, अंतर विरोध मतलब अंतर विरोध, दोनों में अंतर करना, वाद और प्रतिवाद यानी दोनों के प्रति क्या करना? विरोध करना, दोनों का अंतर करना। देखिए दूसरा है दोषपूर्ण विकास क्रम। दूसरा क्या है? दोषपूर्ण विकास क्रम। यानी कि किसी चीज में क्या करना? दोषपूर्ण यानी कि दोष होना ना। तो द्वंदात्मक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो द्वंदात्मक भौतिकवाद है वह क्या है? दोष विकास क्रम में जोड़ा जाता है। जिसको क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि इसे हम क्या कर, पूंजीवाद, यह किसके अंदर हो सकता है? पूंजीपति जो होते हैं उनमें क्या होता है? अंतर विरोधों के कारण। किसके कारण? ये अंतर विरोधों के कारण हम क्या करते हैं? इसके कारण ही हम क्या करते हैं? साम्यवाद। यानी कि जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसका विकास क्रम कब हुआ? इंग्लैंड में हुआ। दोषपूर्ण जो विकास था, सबसे पहले पूंजीपतियों ने क्या किया? अंतर विरोध के माध्यम से इंग्लैंड में सबसे पहले साम्यवाद की स्थापना की। उसके बाद क्या किया? जब इसकी स्थिति विपरीत हो गई, यानी उल्टा हो गया जब वह कार्य, तो रूस और चीन जो है, यहाँ पे इन दोनों में क्या किया गया? इन दोनों देशों में भी क्या हो गया? पूंजीवाद का विकास होना शुरू हो गया। यानी कि जब कभी भी एक जगह कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता? अगर कोई कमी दिखती है वहाँ पे, तो जब हम उस कमी को जान जाते हैं कि यह कमी यहाँ पे निकली हुई है, तो क्या करता है? जो अगला व्यक्ति होता है, अगर उसी कार्य को वो भी स्टार्ट करना चाहता है तो उस दोष को जान जाता है, तो उस कमी को जान के अपने में सुधार करके वह क्या करता है? फिर नए उस कार्य को प्रारंभ कर देता है। वही यहाँ पे बताया कार्ल मार्क्स ने कि अंतर विरोध के ही कारण क्या हो गया? जो दोषपूर्ण जो विकास था, यानी कि जो विकास का क्रम था कहाँ पे? इंग्लैंड में जो विकास का क्रम था वो, और उसके बाद जो इंग्लैंड में तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रूस और चीन में भी इसका विकास होना प्रारंभ हो गया था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट जो इसकी आलोचना जो बताई गई थी वह यह है कि संघर्ष को सहयोग की अपेक्षा अधिक महत्व देना। यानी कि संघर्ष को सहयोग की अपेक्षा, यानी कि कहा गया यहाँ पे कि जो संघर्ष है उसको सहयोग की अपेक्षा अधिक महत्व देना। यानी कि कहा गया कि जो संघर्ष है यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके अकॉर्डिंग? सहयोग के। ठीक ना? तो यहाँ पे संघर्ष को ज्यादा महत्व दिया गया है किसके अकॉर्डिंग? सहयोग के। कि जो सहयोग है उससे बेटर क्या है? आपका संघर्ष है। यह किसके प्रति होता है? यह भौतिक शक्तियों के बीच द्वंद्व होने से संघर्ष जो उत्पन्न होता है वह क्या होती है? वह एक प्रकार की क्या होती है? सार्वभौमिक घटना होती है। यानी कि यह स्वेच्छा से होता है, जिसके बीच क्या हो सकता है? जो होता है, जो क्या है? एक प्रकार की विशेष अवस्था होती है। यानी कि जो एक प्रकार की विशेष अवस्था होती है जिससे क्या हो सकता है कि हम
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो मेन जो कड़ी है उसको हम जान जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो संघर्ष है, यानी कि दो लोगों के बीच हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का संघर्ष करते हैं, यानी कि वाद और प्रतिवाद के बीच यदि हम संघर्ष करते हैं तो क्या है, संघर्ष ज़्यादा बेटर होता है ना कि सहयोग को। यानी एक दूसरे का हेल्प करने से अच्छा है दोनों में हम क्या करें, तुलना करें कि दोनों में बेटर क्या है। यानी कि तुलना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि सहयोग करके हम किसी चीज़ का महत्व यानी उसके इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं। यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष के माध्यम से उसके महत्व को जान सकते हैं, ना कि सहयोग के माध्यम से हम जानेंगे। अगला है चौथा, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो चौथा आलोचना बताया था वह यह है कि अव्यवहारिकता पर दोष। व्यवहारिकता मतलब जैसे हम व्यवहार करते हैं, लेकिन अव्यवहारिकता पे दोष यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की चिंतनकारी कार्य है। यानी कि एक तरह से देखिए तो क्या है, चिंतनकारी दोष है। इसमें क्या है, देखिए यह क्या है, यह तर्क और व्यवस्थिका पर स्थित है। किस पे, तर्क और व्यवस्थिका पर स्थित है। यह क्या है, यह द्वंद्ववादी पद्धति पर आधारित है। यह किस पे है, द्वंद्ववादी पद्धति पर आधारित है। क्या किया गया है, यह जो वर्तमान अनुभव ये क्या करती है, कार्ल मार्क्स ने इसमें बताया कि यह वर्तमान अनुभव पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है, तर्क और व्यवस्थिका पे तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होता है, वर्तमान जो अनुभव होता है उस पर भी यह आधारित होता है। जिससे क्या है, जिसका प्रभाव विभिन्न देश यानी कि जो बहुत सारे जो देश हैं, अलग अलग जो देश हैं उसमें क्या होती है, उसमें इस व्यवस्था को देखा जाता है। और ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था मानते हैं। जो क्या है, जहाँ पे जो प्रतिवाद है वह प्रारंभ होता है। और इसी के साथ साथ इसी के कारण क्या होता है, जो साम्यवाद के रूप हैं उसमें नई व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव है यानी उसका जो इफेक्ट है वह भी क्या होता है, लोगों को दिखता है। कहाँ पे, समाज में। देखिए ये चार इसके आलोचनाएं हैं, अंतर्विरोध से युक्त, दूसरा दोषपूर्ण विकास क्रम, तीसरा संघर्ष को सहयोग की अपेक्षा अधिक महत्व देना, और जो चौथा है अव्यवहारिकता का दोष। ये चार इनके आलोचनाएं हैं किसके, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, इतिहासवाद में बताया है। कल हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद। आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद।